दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एसएससी जीडी का सफल बैच 2024 जो है वो आपका चल रहा है। उसमें आपका जो सेक्शन है हिंदी के लिए आप सभी लोगों की प्रैक्टिस कराई जा रही है ना। यस, तो आपका आज हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो आपका 15 है। आज हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट नंबर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं 15 नंबर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यस, ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं? जो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही कुल का क्या करता है, नाश कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? कुलीन कहेंगे या कुलंगार कहेंगे, कूपमंडूक कहेंगे, विभीषण कहेंगे। क्या विभीषण जो था उसने अपने कुल का नाश कर लिया था, इसलिए उस व्यक्ति को हम विभीषण बोलेंगे, या कूपमंडूक या कुलांगार या फिर कुलीन? तो हम जानते हैं कि इसके लिए हमारा सही आंसर होगा वो कुलांगार होगा। कुल को कलंकित करने वाला व्यक्ति, कुल को नाश करने वाले व्यक्ति को हम कुलंगार कहते हैं। क्या कहते हैं हम कुलांगार कहते हैं। ध्यान रखना, हम कुलंगार कहते हैं कुल को नाश करने वाले व्यक्ति। कुलीन श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने वाला। कौन सा? श्रेष्ठ परिवार में जो एक ऐसा व्यक्ति होता है ना, श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने वाला, परिवार में जन्म लेने वाला, श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने वाला, जो श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कुलीन कहते हैं। कूपमंडूक सीमित ज्ञान रखने वाला, सीमित ज्ञान रखने वाला, सीमित ज्ञान रखने वाले को ज्ञान रखने वाला, उसे हम कहते हैं क्या? कूपमंडूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम उसे कूपमंडूक बोलते हैं। ठीक है, तो विभीषण, आप ये विभीषण तो नाम है, आप जानते हो। सही आंसर इसका कुलांगार है। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन होगा? जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अगम कहेंगे या अगम्य कहेंगे या गोचर कहेंगे या अगोचर कहेंगे। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, जो हमारी इंद्रियों से परे हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अगोचर बोलते हैं। क्या? अगोचर मतलब जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, जिसको हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। अगम जिसके साथ जाना वर्जित हो, जिसके साथ जाना वर्जित हो, जहाँ जाना वर्जित हो, ये लिख सकते हो। अगम जो है जहाँ जाना, जहाँ पर जाना वर्जित हो, जहाँ पर जाना वर्जित हो, मना हो कि वहाँ नहीं जाना, वो जगह अगम है, वर्जित है। अगम जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगम में क्या होता है? जहाँ पर पहुँचना कठिन हो, जहाँ पर पहुँचना कठिन हो उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं जहाँ पर पहुँचना कठिन हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं अगम्य। गोचर जो इंद्रियों से जाना जा सके, जो इंद्रियों से जाना जा सके, इंद्रियों से जाना जा सके। तो इंद्रियों से जो जाना जा सके उसे हम कहते हैं गोचर, और जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अगोचर कहते हैं, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, है ना। उसे क्या कहेंगे? उसे हम अगोचर बोलते हैं। ठीक है, यस। अगला, उसे हम अगोचर बोलते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इस कमरे में केवल दो लोग, कौन दो लोग? एक लड़का
और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की बैठी है, एक लड़का और एक लड़की बैठी है। तो यहाँ पे हमें क्या कहना है, एक लड़की बैठा है, कई लड़की बैठी है, एक लड़की बैठे हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, इस कमरे में केवल 2 लड़के, एक लड़का और एक लड़की बैठी है। तो एक लड़की बैठी है कि एक लड़की बैठे हैं? अरे भाई लोग कितने हैं, एक तो लड़का है, एक लड़की है, कितने लोग हैं? 2। 2 संज्ञाएं और से जुड़ रही हैं। 2 संज्ञाएं, जब 2 संज्ञाएं और से जुड़ती हैं तो हमेशा ध्यान रखो, जब 2 संज्ञाएं और से जुड़ती हैं तो हमेशा ध्यान रखो क्रिया जो होती है वो हमेशा बहुवचन की लगाई जाती है। कौन सी लगाई जाती है? बहुवचन की। तो एक लड़का है और एक लड़की है, तो क्रिया बहुवचन की। तो बैठी है नहीं, बैठा है नहीं, बैठे हैं। क्या लगाना? बैठे हैं। तो एक लड़की बैठे हैं, तो एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, क्रिया बहुवचन की लगाई जाएगी। ऑप्शन आपका जो है वो कौन सा? सी वाला सही होगा। कौन सा? सी वाला होगा। ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्दकोश कौन है? शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? शब्द कौन है? कौन सा है शुद्ध वर्तनी? हासिल, ये या हासिल, हासिल और हासिल। तो हासिल आप जानते हो इस तरह से लिखना गलत है। हासिल आपका जो लिखना है उसमें कौन सा सा होता है, उसमें आप ध्यान रखो, हमारा दंती सा होता है, उसे हम कहते हैं क्या? कौन सा सा होता है? ये दंती सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हासिल बोलते हैं। क्या? हासिल बोलते हैं, हासिल। ठीक। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा सही है वर्तनी की दृष्टि। सुमति का विलोम, सुमति, सु माने अच्छी और मति माने बुद्धि, है ना। तो सुमति माने अच्छी बुद्धि और कुमति माने बुरी बुद्धि। तो ये आपका सुमति का कुमति हो जाएगा। जैसे सुपुत्र का कुपुत्र हो जाता है, सुमार्ग का कुमार्ग हो जाता है, सुमार्ग का कुमार्ग, कुपुत्र का सुपुत्र हो जाता है, वैसे ही सुमति का कुमति हो जाता है। ठीक है। अल्पमति गलत आंसर है, प्रमति और सम्मति गलत आंसर है। ठीक है। यस, विलोम शब्द पूछा था। अगला देखिए, मुहावरे के सही युग्म का चयन करो। कौन सा मुहावरा ऐसा है जिसका युग्म जोड़ा सही है? आग लगना, क्या आग लगना का मतलब धोखा देना होता है? नहीं भाई, गलत है। आग दिखाना, आग दिखाना का अर्थ क्या सुख होना होता है? नहीं है। आँख बिछाना, आँख बिछाने का अर्थ क्या गुस्से में होना होता है? नहीं है। कौन सा? आँख में चर्बी छाना का अर्थ होता है घमंड से चूर होना। आँख में चर्बी छाना, इसका मतलब घमंड से चूर हो जाना। तो ये वाला जो है ऑप्शन लिखा है सही है। नहीं कहते तुम्हारे आँखों में तो चर्बी छाई है, चर्बी, इसका मतलब तुम्हें तो बहुत घमंड हो गया है। तो ये ऑप्शन जो है सही युग्म दिया गया है। आँख लगना का मतलब होता है नींद आना। आँख लगने का अर्थ क्या होता है? नींद आना कह सकते हो। क्या कहोगे? नींद आना, झपकी आना, या नींद आना, या झपकी आना, है ना, झपकी आना, ये ऐसा लिख सकते हो। अरे हमें तो झपकी आ गई, तो झपकी का आना, नींद आना, ऐसा। आँख दिखाना का मतलब, किसी को आँख दिखाने का मतलब आप कह सकते हो अरे उसे डराना। क्या कराना? डराना, धमकाना के लिए उसे कह सकते हो डराना, है ना। आँख बिछाना का मतलब होता है स्वागत करना, इंतज़ार करना। किसी का आँख बिछाना का मतलब इंतज़ार करना, इंतज़ार करना या उसका स्वागत करना। क्या करना? स्वागत में इंतज़ार करना, स्वागत में इंतज़ार करना, ये होता है। ठीक है। अगला देखो, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कौन सा ऐसा भाग है जिसमें त्रुटि है? वह तस्करी करते पकड़ा गया, वह तस्करी करते पकड़ा गया, वह तस्करी करते पकड़ा गया, करते तस्करी, वह पकड़ा गया। बताइए। तो यहाँ पे वह तस्करी करते पकड़ा गया, तो यहाँ थोड़ा देखो
आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कठिन है। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका ये वाला ऑप्शन है। कौन सा? ये सी वाला ऑप्शन इसमें टिक दिख रहा है, लेकिन शायद बी हो सकता था, लेकिन इसको बी बना लो और इसको क्या बना लो, इसको सी बना लो, तो आपका ये ऑप्शन हुआ। तस्करी की जो बर्तनी होती है, वो तस्करी की बर्तनी जो होती है वो ये होती है, तस्करी की बर्तनी ये शुद्ध होती है। यहाँ तस्करी की जो बर्तनी लिखी है वो अशुद्ध लिखी है, तो तस्करी आपको ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। दिए गए सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। यस, सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा। आपको ऐसा लिखना चाहिए, सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो यहाँ पे फांसी पर चढ़ना पड़ा सरदार भगत सिंह को, तो ने की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें को करना पड़ेगा। तो यही गलत है आपकी, यही त्रुटि है। अगला, पूजनी गुरुजी आ रहे हैं, इसको कौन से वाक्य में त्रुटि जाएगी? पूजनी गुरुजी जा रहे हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। पूजनीया गुरुजी, पूजनी, बोलो बताओ फिर। तो पूजनी गुरुजी जा रहे हैं कि तो एरर किस में है ना? तो चयन की यदि किसी प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है कि चयन करें। पूजनी गुरुजी आ रहे हैं, तो इस जगह पे क्या लिखोगे, कौन सा शुद्ध है? तो आपका पूजनी की बर्तनी जो है यह अशुद्ध है। यहाँ पे पूजनी गुरुजी आ रहे हैं, पूजनी की जो ये आप लिखते हो बर्तनी, ऐसे लिखते हो पूज्य नी, जो आप ऐसे लिखते हो ये बर्तनी आपका अशुद्ध है। जब आप पूजनी लिखते हो तो पूज और नी आप लिखते हो पूजनी, ये बर्तनी आपकी शुद्ध है। जब आप पूज लिखते हो तो पूज ऐसे नहीं लिखते हो, ये गलत है। पूज लिखने के लिए आधे जा का बनाना आवश्यक है। तो पूज्य ऐसे लिखा जाता है, जबकि पूजनी ऐसे लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो बताओ किस भाग में? तो जा रहे हैं या स्कूल को या बच्चे या इस समय। तो आप देख रहे हो कि इसी में कुछ ना कुछ गलती है। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, को लगाने की क्या ज़रूरत है? इन्होंने जो को लगाया वो कैसा है, गलत है ना। इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, गलत है। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो को लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, को लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन आपका इसी में आपका एरर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, तीर का पर्यायवाची। तीर का पर्यायवाची कौन सा होता है? तीर का क्या सर होता है? अरे इस सर माने तो सर माने तो सर माने तो इस सर माने तो बहुत चीज़ें होती हैं। इस सर माने सिर भी होता है, और इस सर का मतलब तालाब भी होता है। क्या होता है? इस सर का अर्थ तालाब भी होता है। इस सर का अर्थ क्या होता है? बाण। तो तीर का पर्यायवाची कौन सा है? यही है सर। इस सर माने बाण होता है, जिसे आप विशिख कहते हो। क्या कहते हो? जिसे आप विशिख बोलते हो। क्या? विशिख, है ना, जिसे आप विशिख बोलते हो, जिसे आप विशिख बोलते हो, है ना, जिसे आप आशुक बोलते हो। क्या बोलते हो? जिसे आप आशुक बोलते हो, जिसे आप शायक बोलते हो। क्या बोलते हो? शायक बोलते हो। जिसे आप तोमर बोलते हो। क्या? तोमर बोलते हो। जिसे आप सिली मुख बोलते हो। क्या बोलते हो? सिली मुख भी बोलते हो, सिली मुख, है ना। ये सभी आपके बाण के पर्यायवाची है। बाण है, विशिख है, आशुक है, असायक है, तोमर है, सिली मुख है, ये बाण के। कर माने आप जानते हो, कर माने एक तो कर माने टैक्स भी होता है। कर जो लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। और कर मीन्स आप जानते हो हाथ भी होता है। क्या होता है? हाथ। नाव का आप जानते हो, नाव को आप क्या कहते हो? नाव को आप तरणी भी कहते हो। क्या कहते हो?
आप तरणी भी कहते हो, आप नौका भी कहते हो, क्या नौका, आप डोंगी भी कहते हो, क्या कहते हो डोंगी, आप डोंगी, आप डुगिया भी बोल देते हो, क्या डुगिया, क्या अरे डुगिया भैया डुगिया, आप डुगिया भी, है ना, डोंगी ये डोंगी, और आप डुगिया भी बोलते हो, क्या डुगिया डोंगी, तरणी, तरणी भी बोल सकते हो, डुगिया भी बोल सकते हो, है ना। ये सारे आपके वर्ड जो हैं सब अच्छे वर्ड हैं ना। यस, अगला देखो, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। पौ बारह होना, पौ बारह होने का अर्थ क्या होता है, हार जाना, नहीं, खूब लाभ होना, या प्रिय वचन बोलना, या बहुत खुश होना। तो इसका पौ बारह का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। पौ बारह हो जाने का मतलब लाभ ही लाभ होना। क्या होता है, लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, ये इसका अर्थ होता है, लाभ ही लाभ होना। तो इसका मतलब खूब लाभ होना, है ना। यस, अगला दिया, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सिमीर में विद्रोहियों का कश्मीर में होगा, है ना, कश्मीर में विद्रोहियों का था। कंप था, क्या बोलो, त्रास था, विषाद था, क्या था, कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था। कश्मीर में विद्रोहियों का क्या था, आतंक था, है ना। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अस्वीकार करना, अस्वीकार करना इसका मतलब किसी को नकार देना, अस्वीकृत कर देना, नकार देना, मना कर देना। अस्वीकार करने का मतलब जानते हो, अस्वीकार करने का अर्थ होता है बेटा मना करना होता है। क्या होता है, मना करना। अब मना करने का अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना। आ जाओ, हमने आपको स्वीकार कर लिया, तो अंगीकार करना। तो स्वीकार करने को, अंगीकार करने को आप कहते हो स्वीकार करना। क्या करना, अंगीकार को ही कहा जाता है क्या, स्वीकार करना, है ना, स्वीकार, ये तो अंगीकार है ना। हाँ, अगला नेक्स्ट है आपका, साधु माला घुमा रहा था। साधु जो है वो माला घुमा रहा था, नचा रहा था, फेंक रहा था, चला रहा था, या फेर रहा था। तो साधु लोग जो होते हैं वो माला को जपते हैं, माला जपा जाता है, माला फेरा जाता है, माला घुमाया नहीं जाता, माया नचाया नहीं जाता है। इस तरह के शब्द यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। अगला आ गया आपका पैसेज आ गया, देखते हैं। विज्ञान के रथ पर चढ़ा हुआ संसार भटक कर किस रास्ते पर जा पड़ा है, इसका कुछ अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं। काहे के प्रेमी अंधविश्वास समझते हैं, दर्शन के प्रेमी, अध्यात्म के प्रेमी, विज्ञान के या कला के प्रेमी, है ना। यस, तो काहे के प्रेमी समझते हैं, विज्ञान के जो प्रेमी हैं, काहे के जो विज्ञान के प्रेमी हैं वो प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं। क्योंकि अब विज्ञान का युग आ गया है, तो धर्म को लोग अब क्या समझते हैं, अंधविश्वास है, ये समझने लगे हैं, है ना। तो विज्ञान के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही अब वे काव्य को अर्ध माने आधा, अर्ध सभ्यों की क्या कहने लगे हैं, अर्ध सभ्यों की वाणी कहने लगे हैं। अर्ध सभ्यों की क्या वाणी की, अर्ध आधे सभ्य लोगों की वाणी है जो ऐसा कला से प्रेम करते हैं, वो आधे असभ्य हैं और आधे ही सभ्य हैं। अर्ध सभ्यों की बोली कही जाती है ना, कहने लगे हैं। सारे रेगिस्तान में दया, माया और रूहानियत की जो थोड़ी बहुत बची है, क्या बची है, रूहानियत की थोड़ी बहुत संपदा, खुशहाली, हरियाली बची है। हाँ, रेगिस्तान में तो हरियाली की बात करेंगे, हरियाली बची है। हाँ, उसका एक छोटा नखलिस्तान भी उनकी बर्दाश्त के बाहर है। नखलिस्तान देखा, उसमें एकदम बालू भरी हुई है, बालू है, बाहर है। और वे सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं कि इस युग में भी, कि इस कैसे युग में, इस आध्यात्मिक युग में, इस दार्शनिक युग में, इस मानसिक, इस बौद्धिक युग में,
इस बौद्धिक युग में जब सारे लोग बुद्धिमान हैं, इस बौद्धिक युग में भी मनुष्य उषा और सितारों की ओर देखता हुआ अपने कीमती वक्त को क्यों बर्बाद कर रहा है, अपने कीमती वक्त को क्यों बर्बाद कर रहा है। इस तरह से आपका ये जो है, ये आपके 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आपके लिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, हम आपके लिए बराबर मेहनत करते रहेंगे, है ना। बराबर आपके लिए एक हिंदी का प्रैक्टिस बराबर करवाएंगे, जिससे बहुत सारी चीज़ों की तुम्हें मोर एंड मोर प्रैक्टिस हो जाएगी। समय बहुत कम है, आप लोग बराबर मेहनत करते रहिएगा, है ना। जय हिंद, जय हिंद।